हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी चैनल। तो आपको पता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ और अभी हमारी क्या चल रही है, हिंदी साहित्य की सीरीज़ चल रही है। तो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे अदर कोर्सेज परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारा वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लास देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पे हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए, तो हम लोग, आपको पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग हिंदी साहित्य में जितने भी हमारे रचनाकार हैं, जितने भी हमारे कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, इनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज मैं आप लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ, आज मैं लाई हूँ हिंदी साहित्य में सुमित्रानंद पंत जी के बारे में। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारी जो भी इनकी रचनाएं हैं उनको ट्रिक से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, जो हमारे हिंदी साहित्य के सुमित्रानंद पंत जी हैं, जो कि हमारी कहाँ से हैं, हमारी निर्गुण सगुण निगुण काव्य धारा से है। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये हमारे गद्य और पद्य दोनों से हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दूसरा नाम इनका क्या है, जो हमारे सुमित्रानंद पंत जी थे, इनका जो दूसरा नाम था वो था गुसाई दत्त। ठीक है, बचपन का नाम जो इनका था, इनकी जो माता जी थी वो बहुत जल्दी गुजर गई थी और इनकी दादी ने जो है इनका लालन पोषण किया और दादी ने ही इनका नाम क्या रखा था, गुसाई पंत रखा था। और बाद में इनको ये नाम पसंद नहीं आया तो इन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया था और उसके बाद इन्होंने सुमित्रानंद पंत अपना नाम रख दिया गया था। तो इसी तरीके से देखो, इनके अगर जन्म की बात करें, दूसरा नाम आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे इनके जन्म की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 20 मई को 1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 20 मई 1900 में हुआ था। ठीक है, ये गलत हो गया, तो 20 मई 1900 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और अगर इनके पिता के नाम की बात की जाए तो इनके जो पिता का नाम है वो है गंगाधर पंत। ठीक है, तो आप लोग को इनके पिताजी का नाम याद रखना है, गंगाधर पंत इनके पिताजी का नाम था। आपको पता है कि यहाँ पे गंग में अंक की मात्रा लग रही है और पंत में भी अंक की मात्रा लग रही है और पंत तो वैसे भी सरनेम है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो, क्योंकि सुमित्रानंद में भी यहाँ देखो एक बिंदा लग रहा है और गंगाधर में भी बिंदा लग रहा है, तो इट मीन्स ये सारी चीज़ें आपस में मैच हो रही है, इनके पिताजी का नाम है, ऐसे भी कर सकते हो। इनकी माता जी का नाम था सरस्वती देवी। ठीक है, इनकी जो माता जी का नाम था सरस्वती देवी। और अगर आपको याद नहीं आएगा तो आप सीधे से सुमित्रा, आपको पता है 100 से शुरू हो रहा है और सरस्वती भी यहाँ पर किससे शुरू हो रहा है, 100 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके रिलेट कर लोगे, सुमित्रानंद पंत एंड सरस्वती देवी। अब उसके बाद इनके जन्म के स्थान की बात करें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये जो सुमित्रानंद पंत जी है ये यूके उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा जिला है ना। तो यहाँ पर ये कौसानी ग्राम है और ये अल्मोड़ा जिला है और ये बागेश्वर ये उनका डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो इसी तरीके से ये कहाँ से हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है कि ये जिनका जन्म कहाँ हुआ था, कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। ठीक है, उत्तराखंड से ये संबंधित हैं। उसके बाद है इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ये गवर्नमेंट हाई स्कूल से इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल से अपना जो है एजुकेशन प्राप्त की है। ठीक है, एक बार यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इनकी कर्मभूमि की बात करें, कर्मभूमि का मतलब है कि जहाँ पर ये कार्य करते थे, लेखन का कार्य करते थे या कवि कार्य करते थे, और एक तरह से ये पेशावर क्या थे, ये अध्यापक थे, है ना। तो अध्यापक थे तो बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज भी थी, है ना, तो उन्होंने काफ़ी चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो किया है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ देखो, इनकी कर्मभूमि की बात करें तो इलाहाबाद प्रयागराज में क्या करते थे, ये ड्यूटी करते थे, है ना। इनकी जो जॉब थी, ये जो इन्होंने जो भी कार्य किए या जो भी कार्य करते थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, वहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अध्यापक का कार्य भी किया है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद से कौन संबंधित है, तो ये है हमारे सुमित्रानंद पंत जी। उसके बाद अगर इनके कार्य की बात की जाए तो मैं सीधी सी बताऊं तो ये क्या थे, लेखक भी थे, ये लिखते भी थे, बहुत बड़े कवि भी रहे हैं और उसके साथ साथ ये बहुत बड़े क्या थे, अध्यापक भी थे। ठीक है, तो अध्यापक का कार्य भी इन्होंने किया था। अगर इन्होंने यहाँ इस दुनिया से जब अलविदा कहा, वो तारीख क्या थी वो बता देती हूँ। यहाँ पर 20 दिसंबर 1977, 20 दिसंबर 1977 में क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। ठीक है, तो आपको इनका निधन की डेट भी याद रखनी है कि इनका निधन कब हुआ था, 20 दिसंबर 1977 को क्या हुआ था, इनका निधन हो गया था। अब ये थी इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें जो कि इनके जन्म से लेकर इनकी पारिवारिक चीज़ों से लेकर इनकी शिक्षा एजुकेशन से लेकर। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ पे जानेंगे। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि इन्होंने ऐसे क्या क्या कार्य किए, है ना, इलाहाबाद में आकर फिर इन्होंने जो कार्य किए वो क्या क्या कार्य थे। सबसे पहले देखो, हम लोग यहाँ जाएंगे महत्वपूर्ण तथ्यों में। हम लोग पहले महत्वपूर्ण तथ्य कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम लोग रचनाएं पढ़ेंगे इनकी। ठीक है, और वो भी ट्रिक से पढ़ेंगे अच्छे से, जो आप लोगों को याद रहे। अब यहाँ देखो, महत्वपूर्ण तथ्य में आप लोग देख सकते हैं 1950 से 1957। इनका कहने का मतलब है कि इन्होंने 1950 से 1957 तक क्या किया,
परामर्शदाता का काम किया। कहाँ किया? आकाशवाणी में। तो कहने का तात्पर्य है 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में इन्होंने परामर्शदाता का कार्य किया। ठीक है, आकाशवाणी पर में परामर्शदाता का। अब अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि ये बताइए कि आकाशवाणी से कौन संबंधित हैं, तो आप बोलेंगे सुमित्रानंद पंत जी। ठीक है, इसी तरीके से फिर यहाँ देखो क्या हुआ, 1959 में क्या हुआ था, यहाँ पर युगवाणी से वाणी काव्य संग्रह की प्रतिनिधि, मतलब कि यहाँ पर युगवाणी से मतलब कि आप कह सकते हो जहाँ से कोई चीज़ प्रकाशित की जाती है, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे आकाशवाणी से कोई चीज़ प्रकाशित की जा रही है, इसी तरह से युगवाणी से क्या की गई, वाणी काव्य संग्रह, मतलब वाणियों का पूरा एक काव्य संग्रह प्रकाशित किया गया और उसका नाम क्या था, चिदम्बरा, है ना। तो चिदम्बरा क्या हुआ था, यहाँ से प्रकाशित हुआ था। अब एग्जामिनर यहाँ पर आपसे यह पूछ सकता है कि चिदम्बरा किसने लिखा है, यह किसका काव्य संग्रह है, आप बता सकते हो सुमित्रानंद पंत है। आगे मैं इसको ट्रिक से याद कराऊंगी जब हम लोग कविताएं वगैरह उनकी जो काव्य संग्रह है वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चिदम्बरा जो है वो कहाँ से प्रकाशित हुआ, तो आपको यह पता होना चाहिए चिदम्बरा जो है युगवाणी से प्रकाशित हुआ था और 1959 में हुआ था, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो चिदम्बरा है, देखो इस चिदम्बरा के लिए जो युगवाणी से प्रकाशित हुआ था 1959 में, उसके लिए इन्हों क्या मिला था, उसके लिए 1968 में इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो आप कहेंगे भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन से ईयर में मिला, 1968 में मिला। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आप लोग अगर छोड़ दोगे तो फिर दिक्कत होती है। तो इधर देखो उसके बाद क्या है, 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए, देखो 1960 में इन्होंने फिर से क्या किया, कला और बूढ़ा चांद, ये क्या है, ये इनके काव्य संग्रह है। ठीक है, कला और बूढ़ा चांद क्या है, इनके काव्य संग्रह है और इन दोनों ही काव्य संग्रह के लिए इनको क्या किया मिला था, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला था। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रानंद पंत जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो आप लोग को पता होना चाहिए साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार मिला है इनके लिए। अब उसके बाद देखो यहाँ पर 1961 में क्या होता है, 1961 में इनको पद्म विभूषण की भी उपाधि से विभाजित किया है। मतलब कि आप कह सकते हो जिस व्यक्ति को इतनी सारी उपाधियां प्राप्त हो रही है, इतने सारे ज्ञानपीठ पुरस्कार या पुरस्कार हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने अपने जो काव्य, जो अपने अध्यापक की जो ड्यूटी की है या जो और ड्यूटी की है, या उन्होंने जो भी काव्य लिखे हुए हैं, जो भी लेखक का कार्य उन्होंने किया, उसमें उन्होंने कितना अच्छा किया होगा, है ना। तो इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ देखो 1961 में क्या हुआ था, इन्हें पद्म भूषण की भी उपाधि मिली है। ठीक है, तो इनको सारे ही पुरस्कार मिल गए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला इतना बड़ा, है ना, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार भी मिला है। अब मिला कौन सी ईयर में है और किस चीज़ के लिए है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ 1964 में इनको विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन किया। ठीक है, तो इन्होंने 1964 में क्या किया है, 1964 में इन्होंने विशाल महाकाव्य लोकायतन, ठीक है, लोकायतन इनकी बहुत ही फेमस रचना है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, तो आपको पता होना चाहिए लोकायतन किसकी है, वो इनकी है, सुमित्रानंद पंत जी की। और इनको कब हुआ था ये प्रकाशन इसका, 1964, आपको याद रहना है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद हम लोग काव्य रचनाओं के बारे में बात करेंगे इनकी।